हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा यूकेएसएससी पेडागोजी के कुछ टॉपिक्स को और उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को। ये एमसीक्यू बहुत ही गहराई से बनाए गए हैं और ख़ासतौर पे उन किताबों से बनाए गए हैं जब बीएड 1 वर्ष का था। अगर आप चाहें तो इन जो क्वेश्चन हैं इनको आप कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो में है क्या। ये आपको यूकेएसएससी ने सिलेबस जो डिफाइन करा है ये वो सिलेबस है और आपको पता है कि जैसा कि डेट पीछे जा चुकी है और संभवतः ये माना जा रहा है कि मई लास्ट या जून स्टार्ट में कहीं ना कहीं यूकेएसएससी का कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर आएगा, क्योंकि और चीज़ें भी सरकार को संभालनी है, चुनाव भी नज़दीक हैं और ज़्यादा लेट करेगी तो आदमी की ज्वाइनिंग तक ये वर्ष निकल जाना है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। पहला तो जो आपकी शिक्षण वर्ड जहाँ पे भी लिखा है ये वर्ड बहुत ही वास्ट वर्ड है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। ये शिक्षक, शिक्षण और शिक्षार्थी ये तीनों ऐसे ही वर्ड हैं यूकेएसएससी के सिलेबस में। जैसे कि आपने देखा होगा हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस या मैथ्स का सिलेबस यूकेएसएससी ने मुश्किल से 9 या 10 लाइनों में सिमटा के रख दिया। और आपको पता है वहाँ किस तरीके की उन्होंने सिलेबस दिया है, उसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं। तो वैसे ही आपका इस शिक्षकों शिक्षा जहाँ पे भी आपको यूकेएसएससी के सिलेबस में वर्ड दिख रहे हैं ये बहुत ही अपने आप में गहरे हैं और इनसे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आज जो कवर करूँगा, एक तो मैं शिक्षा, दूसरा शिक्षकों, शिक्षण व्यवसायों, शैक्षिक प्रयोग, शिक्षक की योग्यताएं, शिक्षण, इनके अंदर जो गुण टॉपिक आते हैं, गुण टॉपिक का मतलब होता है जो डीप टॉपिक इनके अंदर आते हैं, मैं उनको कवर करूंगा। शिक्षक को प्रभावित करने वाला कारक, ये आप देख सकें कितनी बार शिक्षण वर्ड यूज़ हुआ है। तो इनसे काफ़ी गहराई से क्वेश्चन यूकेएसएससी पूछेगा। और पिछली बार का पेपर का अगर मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो उस पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चंस डीप थे और वो बच्चों ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। थे वो बहुत ही नॉर्मल लेवल के, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा उतना डीप नहीं जा पाता। तो आज की जो ये वीडियो होगी ये बीएड की तब की किताबों से है जब 1 वर्ष का बीएड हुआ करता था, तब की बुक्स मैंने ली हैं और उन्हीं से ये क्वेश्चंस मैं लाया हूँ और ख़ुद मैंने बनाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति को आंकने के लिए वह यानी शिक्षक अपने शिक्षण का, फिर से कह दूं कि अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति को आंकने के लिए शिक्षक अपने शिक्षण का आकलन करता है, मूल्यांकन करता है या मापन करता है। इसका जो सही आंसर है आप पॉज करके जरूर दें, पहले इस वीडियो को ढंग से देखें, आप क्वेश्चन को पहले सोचे समझें, आखिर क्या प्रकृति इस क्वेश्चन की उसको आप जरूर समझें। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी शिक्षक अपने कार्य का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। किस चीज़ को आंकने के लिए, अधिगम उद्देश्य जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उसकी मुझे प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, इस बात को आंकने के लिए, इस बात को मेजर करने के लिए शिक्षक क्या करता है, अपने कार्य का मूल्यांकन करता है। आकलन और मापन आपको पता ही होगा, ये सारे ब्रॉड टर्म हैं। ब्रॉड टर्म का मतलब ये है कि सबसे बड़ा टर्म जो है वो है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन के ही अंदर आपको पता है क्या आता है, असेसमेंट यानी आकलन आता है और असेसमेंट के अंदर ही क्या आता है, मापन आता है। अगर मैं आपको सर्कल के थ्रू समझाऊं तो जो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा वो बनेगा आपका किसका, इवैल्यूएशन का। इसके बाद जो छोटा सर्कल बनेगा वो बनेगा किसका, असेसमेंट यानी आपके आकलन का। इसके बाद जो छोटा सर्कल बनेगा वो बनेगा आपका मापन यानी मेजरमेंट का। और भी अगर आपको समझना है तो ऑब्वियसली बात है, बेसिक से क्वेश्चन अगर यूकेएसएससी उठाता है तो मापन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी नंबरों की बात करते हैं, जब आप किसी मात्रात्मक चर की बात करते हैं। मात्रात्मक चर का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप 2 किलो चीनी लेने गए तो आपके जो तराजू होता है, दुकानदारों के पास जो इलेक्ट्रिक तराजू होता है उसमें आपको 2000 ग्राम लिखा हुआ दिखाई देता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी हाइट कितनी है तो आप कहेंगे 5 फुट है। जो आप ये नंबर बता रहे हैं ये क्या होते हैं, मात्रात्मक हम इनको बोलते हैं। इंग्लिश में इनको क्या बोला जाता है, क्वांटिटी बोला जाता है। कि हमने 2 किलो चीनी की क्वांटिटी ली, हमने 2 लीटर दूध लिया, तो ये जो इस तरीके की चीज़ें होंगी वो क्या होगा, मापन होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा कह रहा है कि मैं क्लास में फर्स्ट आया तो वो भी मापन है। वो मापन नहीं है, वो कि गुणात्मक चर नहीं है। चलिए अब मैं बात करता हूँ दूसरा मूल्यांकन की। गुणात्मक चर कह रहा हूँ, सॉरी, कोई मात्रात्मक चर नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ मूल्यांकन यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन कहते हैं, तो ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसी के अंदर ये दोनों टर्म समाहित हैं। आपको पता ही होगा आकलन और मापन ये दोनों किस में आते हैं, मूल्यांकन में आते हैं। ठीक है, अब मूल्यांकन क्या होता है, ये आपका मात्रात्मक ना होके ये क्या होता है, गुणात्मक होता है। गुणात्मक कहने का क्या मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि यार इस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत ही सदाचारी नेचर का है, तो वो क्या है, उसका मूल्यांकन करा हमने। हम ये नहीं बता सकते कि वो कितना किलो अच्छा है या कितना ग्राम अच्छा है, तो वो क्या होता है, मूल्यांकन होता है। और आकलन भी क्या है, आकलन और मापन मूल्यांकन के विभाग हैं। असेसमेंट मतलब उसको खाली एक असेस करना। आपको पता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, असेसमेंट होते हैं। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षक को शिक्षण कार्य में विशेष सहायता प्रदान नहीं करते, ये स्पष्ट होते हैं।
क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा कि शिक्षक को शिक्षण कार्य में विशेष सहायता प्रदान नहीं करते, ये अस्पष्ट होते हैं। मेन चीज़ क्या है, आप ये देखिए क्या ये आपके टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है। ये भी शिक्षक शिक्षण वर्ड ही इन्हीं के आसपास घूमेगा। तो ऑप्शन है आपके पास उद्देश्य, लक्ष्य या प्रणाली। तीन ऑप्शंस आपके पास मैंने दिए हैं कि शिक्षक को शिक्षण कार्य में विशेष सहायता प्रदान नहीं करते हैं और ये अस्पष्ट होते हैं। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी लक्ष्य। मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्य की, तो लक्ष्य क्या होते हैं, अस्पष्ट होते हैं और इस शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान नहीं करते हैं। शिक्षण कार्य में सहायता कौन प्रदान करते हैं, जो उद्देश्य होते हैं। आपको पता है जब हम लेसन प्लान बनाते हैं बीएड में, तो आप उसमें उद्देश्य निर्धारित करते हैं बच्चों के। आप ये नहीं कहते हैं कि बच्चों का ये लक्ष्य है, बच्चों का उद्देश्य क्या है ये आप कहते हैं। इसलिए ये शिक्षण कार्य में विशेष सहायता प्रदान नहीं करते। लक्ष्य सहायता तो करते हैं लेकिन विशेष सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि टीचर का भी अपना एक एम होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसी एम को लेके उस पार्ट को पढ़ाए या उस लेसन को पढ़ाए, लेकिन वो उस ऑब्जेक्टिव को लेके ज़रूर पढ़ाता है कि बच्चे को ये क्रिया समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन बनाया और ये बेसिक से क्वेश्चन है और डीप क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ से क्वेश्चन बनाया है। ये वो बुक है लर्नर्स, ये तब की बुक है जब बीएड 1 साल का हुआ करता था। तो यहाँ से मैं ये क्वेश्चंस लाया हूँ और उम्मीद है कि मैं आज से इसी फॉर्म में क्वेश्चन लाऊंगा और आप लोग इसको पहले के ही जितना आप सपोर्ट करेंगे। पहले काफ़ी सपोर्ट वीडियो को मिला। मैंने परसों एक पोस्ट भी डाली थी, मैंने कहा था कि अगर इस वीडियो में 10 शेयर होते हैं तब मैं आपके लिए अगली वीडियो लेके आऊँगा। और वास्तव में मैं अगली वीडियो भी तभी लाऊंगा जब इसमें भी 10 शेयर होंगे, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब एनालिटिकल सब चीज़ दिखा देता है। और ये वो बुक्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। एस एस माथुर की ये पीडी पाठक और एस एस माथुर और पीडी पाठक, ये उस समय चलती थी और ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ये बुक लगा करती थी। तो ये लाइब्रेरीज़ में मिलती है कॉलेजों की, आपको पता ही होगा अगर जिन्होंने ली थी। तो इसके साथ साथ और भी बुक्स हैं, मैं इनकी भी आपको चीज़ें सब बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन ला रहा हूँ। और कोई चाहे तो इन बुक से खुद भी पढ़ के क्वेश्चन बना सकता है, अगर वो ये बुक्स उनको अवेलेबल हैं तो। ये क्वेश्चंस है, ये बुक है, मैंने आपको सब दिखा दिया है। एस एस माथुर की ये बुक है। और लर्नर्स, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? और मैं पीपीटी तो बनाने का मुझे इतना टाइम होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं इतने नोट्स अगर इससे प्रिपेयर करूँ, मैं तभी बहुत टाइम बाद आज वीडियो लाया और क्योंकि मैं आपके लिए कंटेंट ही तैयार कर रहा था। उम्मीद है कि आप ही मेहनत को समझेंगे और आप इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और कैसी आपको ये वीडियो लग रही है, कि आपको क्वेश्चंस के लेवल यूकेएसएससी के लायक लग रहे हैं, कुछ भी आप ज़रूर बताएं ताकि हमें भी एक फीडबैक प्राप्त हो। आपको बताया कि शिक्षण जो सूक्ष्म शिक्षण टीचर करता है, एक तरीके से आप इसको सूक्ष्म शिक्षण ही समझें, तो उसको फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में। तो वही फीडबैक हम भी आपसे चाहते हैं कि आखिर क्या हम प्रोसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कितने लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं नहीं पसंद आ रही है। बात पसंद आने की भी नहीं है, बात इस चीज़ की है कि आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं, तो क्या हम उस लायक का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं। टीचर्स एम्पायर को आपने बहुत सारा प्यार दिया है और इसके लिए मैं थैंक यू भी कहना चाहूँगा आपसे यार। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि मानसिक प्रक्रिया जो कि हम शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में विकसित करना चाहते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, वो मानसिक प्रक्रिया जो कि हम शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में विकसित करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण द्वारा कह रहा है, ये वो वर्ड है जो आपकी सिलेबस में कम से कम 12 से 13 बार रिपीट हुआ है, शिक्षण, शिक्षक, शिक्षार्थी। तो ऑप्शन है आपके पास अधिगम, लक्ष्य या उद्देश्य। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी उद्देश्य। मैंने फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, वो मानसिक प्रक्रिया जो कि हम शिक्षण द्वारा विद्यार्थी में विकसित करना चाहते हैं। आपका मुझे पता है कि 100 से ज़्यादा बच्चों का कम से कम आंसर अधिगम की ओर जा रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया तो है ही है, लेकिन वो शिक्षण द्वारा ही प्राप्त नहीं होती है। अधिगम आपको पता है कि वो आप घर में रह के भी बच्चा सीख जाता है। बच्चा चम्मच से खाना सीखता है तो वो आपका शिक्षण के द्वारा नहीं सीखता है। बच्चा मामा पापा बोलना सीखता है तो वो शिक्षण के द्वारा नहीं सीखता, इसलिए वो अधिगम के साथ हम नहीं जाएंगे। अगर मैं बात करूँ लक्ष्य की, तो लक्ष्य तो आपको खाली रिझाने के लिए ऑप्शन दिया था। नेक्स्ट जो आता है उद्देश्य, अगर आपने गुड स्टडी करी है या पूरा आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ डीप पढ़ा है, तो ये आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और यही क्वेश्चन का नेचर होता है यूकेएसएससी के पेपरों में। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि शिक्षण चरों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। शिक्षण चरों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? निदानात्मक, उपचारात्मक, प्रचारात्मक या मूल्यांकन। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखिए। वीडियो को पॉज करके पहले आप अपना आंसर कॉपी में लिखें, उसके बाद मैं तो आपको आंसर बताऊंगा ही। अब मैं बात करता हूँ लर्नर्स, शिक्षण चरों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो जिसका सही आंसर है मैं पहले आपको बता दूं, वो है आपका प्रचारात्मक। कौन सा कार्य नहीं है? प्रचारात्मक नहीं है। अब आपको पता है कि जो शिक्षण चर होते हैं, अगर जिसने पढ़ा है तो उसको पता होगा, वो 3 तरीके के होते हैं। पहला तो होता है आपका आश्रित चर, दूसरा होता है स्वतंत्र चर और तीसरा होता है हस्तक्षेप चर। आश्रित चर वो चर होते हैं, जैसे अगर जो आपका टीचर होता है, टीचर क्या होता है, एक तरीके का आश्रित चर होता है। दूसरा आपका जो स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर में कौन आएगा? आपका बच्चा आएगा, क्योंकि बच्चा क्या है? स्वतंत्र चर है, वो किसी पे निर्भर नहीं है। लेकिन शिक्षक को आश्रित चर क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चा शिक्षक पे निर्भर करता है, इसलिए उसको आश्रित चर कहा गया। जो तीसरा चर आता है वो आता है आपका हस्तक्षेप चर।
ये आपको थोड़ा सा अटपटा सा वर्ड लग रहा होगा हिंदी में, लेकिन जो हस्तक्षेप चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैं उनके लिए बता दूं, जो आपके आश्रित चर हैं इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहा जाता है इसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा जो आपका स्वतंत्र चर है इसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो तीसरा है आपका हस्तक्षेप चर, इसको हम लोग कहते हैं इंटरविनिंग वेरिएबल। क्या बोला मैंने? इंटरविनिंग वेरिएबल। अब हस्तक्षेप चर में क्या क्या आएगा? जैसे आपकी जो कंटेंट है, आपका विषय वस्तु है, पाठ्य पुस्तक है, ये सब किस में आती हैं? आपकी हस्तक्षेप चर में आती हैं। किन टेक्निक्स और किन टैक्टिक्स का यूज़ करता है? युक्तियाँ और जो आपकी टैक्टिक्स होती हैं, युक्तियाँ और युक्ति और जो नीतियाँ होती हैं, किन नीतियों का टीचर यूज़ कर रहा है, वो सब किसके अंदर आएंगे? आपके हस्तक्षेप चर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे इसका सही आंसर बताइए कि शिक्षण चरों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो उसका सही आंसर क्या है? प्रचारात्मक। कौन सा है आपका? प्रचारात्मक। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अब आप ध्यान से देखिएगा साथियों, जो आपके निदानात्मक होता है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आपका डायग्नोस्टिक फंक्शंस। ठीक है, और जो आपका उपचारात्मक कार्य होते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आपका प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन, यानी PRESCRIPTIVE, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस। और जो तीसरा होता है वो आता है आपका मूल्यांकन कार्य, जिसको मैं आपका बोलता हूँ एवेल्यूशन फंक्शन। ये तो आपने वर्ड सुने ही होंगे, लेकिन वही है, आपने यूकेएसएससी के पर्सपेक्टिव से इनको नहीं सुना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बीएड की किताबों को आप पढ़िए। आप खुद ही सोचिए, अगर इतना आसान अगर यूकेएसएससी का एग्जाम होता, तो जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे आपने सीटेट पढ़ के आपने सीटेट क्वालिफाई किया, यूटेट क्वालिफाई किया, तो क्या वो लोग उत्तराखंड की कोचिंग नहीं कराते? इतना आप खुद ही सोचिए। देहरादून में आपको हर आईएएस कोचिंग सेंटर वाला आपको आजकल एलटी की तैयारी कराने वाला है। तो आप इन चीज़ों को समझिए कि आखिर क्यों नहीं जो दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स हैं वो उत्तराखंड की तैयारी कराते हैं, स्पेशली उत्तराखंड के एलटी एग्जाम की तैयारी कराते हैं, क्योंकि वैकेंसी तो यहाँ पे भी निकली थी। क्योंकि यहाँ पे उनको पता है यहाँ पे हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप इस एग्ज़ाम का जो पेडागोजी वाला सेक्शन है खासतौर पे, जो कि 30 नंबर का है, उसको आप सीटेट की तरह मत दीजिएगा कि जो कि आप कॉमन से क्वेश्चन आएंगे और आप सीटेट आइडिया सेंटर आइडिया अपना लगाएंगे और आपके सही हो जाएंगे। काफ़ी डीप क्वेश्चन यूकेएसएससी पूछता है, वो बात अलग है। काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो इतने डीप होंगे। आपने भी आयोग का पेपर देख ही लिया होगा कि उसमें जो पेडागोजी पूछी गई थी, आखिर कितनी डीप पेडागोजी उन्होंने पूछी थी, कितने प्रकार होते हैं तक का उन्होंने क्वेश्चन बनाया था। तो अब मैं बात करता हूँ, फिर से मैं अपनी इसकी ओर आता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट भी मैं आप लोगों का नहीं कराऊंगा। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप नेगेटिविटी ना फैलाएं। एलटी का पेपर जरूर होगा, और ये आप मेरा भरोसा रखें कि आने वाले 2 महीनों के अंदर ही एलटी का पेपर करा लेंगे ये लोग, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं सरकार में भी। और आपको पता है चुनाव नज़दीक आने वाले हैं काफ़ी, क्योंकि सरकार ने भी उन युवाओं की भी सुननी थी जो कि मांग कर रहे थे कि हमें टाइम कम मिला है। अब वो भी, उनकी भी मांग पूरी होगी, तो सरकार के पास अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहा। इसलिए आप इस बात को समझिए कि जून स्टार्टिंग तक आपका पेपर हो जाना है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन की ओर। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको समझाऊंगा भी। तो जो आपका निदानात्मक होता है, जो आपके निदानात्मक कार्य होते हैं शिक्षण चरों के, शिक्षण चरों का मतलब क्या है? आपका टीचिंग वेरिएबल्स। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो आप प्लीज़ समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हिंदी की बुक से ही बनाए गए हैं। ठीक है, मैं आपको सारे टर्म आपको इंग्लिश में ज़रूर बताऊंगा। तो ये आपसे बात कर रहा है जो टीचिंग वेरिएबल्स होते हैं उनका निम्नलिखित में से कौन सा वर्क नहीं है। तो जो आपका निदानात्मक कार्य है, अब निदानात्मक कार्य के अंदर क्या क्या आएंगे? जैसे अगर कोई शिक्षक किसी समस्या का विश्लेषण करता है, विश्लेषण का मतलब क्या होता है? आपका एनालिसिस करना। ठीक है, और दूसरा, छात्रों के पूर्व ज्ञान का अगर कोई टीचर निर्धारण करता है, तो वो भी किसके अंदर आता है? डायग्नोस के अंदर आता है। यानी छात्रों का वो पूर्व ज्ञान चेक कर रहा है कि इसको इस बारे में कुछ पता है या नहीं पता है, यानी इसका मतलब भी क्या हुआ? वो डायग्नोस कर रहा है, उसका पता लगा रहा है। तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान उसको होना चाहिए। तो जो आपके इंडिविजुअल विभिन्नताओं का जो ज्ञान होगा टीचरों को, वो भी डायग्नोस्टिक वेरिएबल में उसको हेल्प करेगा। इसका मतलब क्या है? डायग्नोस्टिक वर्क में उसको हेल्प करेगा। इसका क्या मतलब है कि जब टीचर को अगर इंडिविजुअल डिफरेंस पता होंगे, तभी तो वो आपका निदान कर पाएगा किसी भी चीज़ का, तभी वो किसी भी चीज़ को पता लगा पाएगा, किसी भी चीज़ का आखिर बच्चों को दिक्कत कहाँ पे हो रही है। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी डायग्नोस्टिक फंक्शंस में। अगर मैं बात करूँ डायग्नोस्टिक फंक्शंस में अधिक क्रियाशील कौन रहता है? टीचर इसमें बहुत क्रियाशील रहता है डायग्नोस्टिक फंक्शन में। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कार्य इसके हैं। अब मैं बढ़ता हूँ आपका उपचारात्मक चर में। जो आपका उपचारात्मक कार्य हैं, शिक्षण चरों के जो उपचारात्मक कार्य हैं, इनमें कौन कौन से कार्य आएंगे? एक तो इसमें आएगा जो आपका शिक्षण कौशल होता है और उसकी जो नीतियाँ होती हैं, जो उसकी टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो चीज़ इसमें आती हैं। उपचारात्मक विधियों का मतलब आपको पहले से भी पता होगा कि शिक्षक इसमें क्या करता है? सीधे सॉल्यूशन ढूंढता है। अभी तक उसने बीमारी ढूंढी, अब वो बीमारी का सॉल्यूशन ढूंढेगा इसमें। ठीक है, अब लेकिन शिक्षण चरों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? लेकिन जो शिक्षण चर है उसमें उपचारात्मक, यानी जो आपका पर्सपेक्टिव फंक्शंस है, उनके क्या कार्य हैं? पहली बात तो ये है कि हम
यानी जो आपका शिक्षक होता है वो उपचारात्मक जो चर होते हैं और उपचारात्मक कार्य हमेशा कक्षा के अंदर करता है। उपचारात्मक कार्य करता है कहाँ? कक्षा के अंदर। किस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है? शिक्षण चरों के परिप्रेक्ष्य में। उपचारात्मक कार्य वो कहाँ करेगा? कक्षा के अंदर। जबकि जो आपका निदानात्मक कार्य होता है ये कक्षा के बाहर भी होता है। किसी बच्चे को कोई परेशानी हो रही तो वो उस परेशानी के बारे में जानना चाहे तो उस बच्चे को अलग से बुला के टीचर निदानात्मक चरों के माध्यम से उस परेशानी का पता लगा सकता है। लेकिन जो उपचारात्मक चर होते हैं उसमें क्या करेगा? टीचर कक्षा के अंदर ही चीज़ों को करेगा। इसमें जैसे अगर मैं बताऊं कि शिक्षक क्या क्या कर सकता है, एक तो अपनी शिक्षण विधियों में सुधार कर सकता है और जो अपने शिक्षण कौशलों का जो वो उपयोग करेगा वो किस में आएगा? आपका शिक्षण चरों में आएगा। दूसरा, उपचारात्मक क्रियाओं में शिक्षक जो होता है वो सक्रिय रूप से कार्य करता है। शिक्षक इसमें सक्रिय रूप से कार्य करेगा, लेकिन इसमें वो कभी कभी छात्रों की भी सहायता ले सकता है। अब इसका मतलब इन दोनों में अंतर क्या हुआ? एक माइन्यूट सा डिफरेंस जिससे यूकेएसएससी आपका क्वेश्चन बना सकता है कि जो आपके निदानात्मक चर होते हैं, जिसको मैंने आपसे क्या बोला? डायग्नोस्टिक वेरिएबल्स बोला। तो जो निदानात्मक चर होते हैं उनमें क्या होगा कि टीचर ही केवल एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा, लेकिन जो उपचारात्मक चर होंगे उनमें टीचर तो एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा ही होगा, लेकिन वो स्टूडेंट की सहायता इसमें ले सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि शिक्षण कौशलों का उपयोग करना इसके अंदर आता है, दूसरा आपका फीडबैक प्राप्त करना भी इसके अंदर आता है। और फीडबैक टीचर अकेले तो प्राप्त करेगा नहीं, जब बच्चे देंगे तभी तो प्राप्त करेगा। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य का मतलब होता है इवैल्यूएशन फंक्शन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? अब इसमें क्या होता है? जो आपके मूल्यांकन चर होते हैं इसमें शिक्षक ये जानने का प्रयास करता है कि जो उसने अभी अभी तक जो उसने उपचारात्मक चर किए थे, उसने अभी तक जो उपचारात्मक चर के माध्यम से चीज़ें करी थी, उसका रिजल्ट उसको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, उस चीज़ को जानने का किसमें प्राप्त करेगा? आपका इवैल्यूएशन फंक्शंस में। इसमें जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि इसके माध्यम से शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि छात्र में वांछित परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। ये इसका मेन फंक्शन होता है। बात किसकी हो रही थी? शिक्षण चरों की बात हो रही थी। ठीक है, बढ़ता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले लर्नर्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो इसी प्रकार के नोट्स से मैंने इस बीच में तैयार किए थे, और जब आपकी इस वीडियो में 10 शेयर्स आप कर लेंगे और आप ये ना सोचें कि कोई दूसरा करेगा यार, और आप ध्यान रखिएगा उतनी ही लेट वीडियो आएगी और 10 शेयर होते ही आपके पास ऐसी दूसरी एमसीक्यू की सीरीज़ में लेके आऊँगा। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 मई से इसी चैनल के माध्यम से आपको एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और उस व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जोड़ा जाएगा एक तरीके से आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है जो कि 1 मई से होंगी, और उसमें आपको इन्हीं बीएड की किताबों का एक निचोड़ देने की कोशिश मैं करूँगा। तो जो ऑनलाइन क्लास हो रही है उसका एक बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा गया है। उसका जो प्राइस है वो आपका 300 रुपीज़। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, और इसके साथ साथ अगर आपको इसमें आपको इनरोल करना है तो आप 300 रुपीज़ का चार्ज, अभी मैं आपको गूगल पे का नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा तो आप उसमें पे कर सकते हैं। और केवल 20 स्टूडेंट्स को ही इसमें लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जूम मीटिंग के थ्रू भी ये चीज़ें होंगी। और आपको बता दूं ये क्लास आप एज ए डेमो ले सकते हैं, सेम ऐसी ही चीज़ें होंगी और आपको हैंड रिटन नोट्स से ही मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको किताबों के पन्ने के द्वारा हम पढ़ाया जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि टॉपिक से बाहर का कुछ नहीं होगा। यूकेएसएससी के ही अकॉर्डिंग सब चीज़ें चलेंगी, और ये केवल 1 महीने की फ़ीस है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और ये 1 महीने का इसलिए रखा गया क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि यूकेएसएससी का जून स्टार्टिंग में उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। जून स्टार्टिंग में वो कुछ ना कुछ चीज़ें एग्जाम के लिए कराएंगे, इसलिए केवल 1 महीने का है। अगर आपको फ़ीस ज़्यादा लग रही है तो आप नहीं भी कर सकते इनरोल, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले इन 4-5 दिनों में ही अपना डिसीजन ले लें कि आपने ये चीज़ें करनी है नहीं करनी है। उस हिसाब से यहाँ पे भी सेटअप बनेगा, और 300 रुपीज़ कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। और इसके लिए आप इस ब्रॉडकास्ट ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं 7060424195। मैं फिर से कह दूँ कि 7060424195, 60424195 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप पे अपने जो पेमेंट की स्लिप भेजेंगे और आप इस नंबर पे कॉल नहीं करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, 300 रुपीज़ में आपको मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि आपको अच्छी क्वालिटी दी जाएगी। उसके बाद आप परेशान ना करें प्लीज़, क्योंकि पहले भी ये चीज़ें हुई थी। तो आप इस बात के लिए परेशान ना करें कि सर हमने तो पेमेंट कर दिया, आपने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जोड़ा। आपको 1 तारीख की मॉर्निंग में ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप आपके नंबर से जुड़ा हुआ दिखाई देगा, और उसी के थ्रू आपको जूम मीटिंग का आपको लिंक भेजा जाएगा, और उसी के थ्रू ये चीज़ें होंगी। और इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ, यूट्यूब पे भी ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन तभी चलेंगी जब आप 10 शेयर का इसमें टारगेट पूरा करेंगे। और ये जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, कॉपी अगर आपको लग रहे हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मैं चीज़ें पहले भी देख चुका हूँ कि लोग कह रहे हैं कि आपने कॉपी क्वेश्चन किए हैं। कॉपी क्वेश्चन होंगे भी तो वो आपके टॉपिक से ही रिलेटेड होंगे, बाहर के क्वेश्चन नहीं होंगे। और ये तो क्वेश्चन मेरे अपने ही हैं, आपको हैंड राइटिंग दिख रही होगी, मैंने आपको बुक का भी रेफरेंस बताया। और ऑब्वियसली बात है आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ये बुक कौन सी है, तो मैं जल्दी आपकी इसके लिए भी मैं आपकी एक वीडियो बनाऊंगा। और ये बुक अभी मिलना तो मुश्किल है क्योंकि ये तब की बुक है जब बीएड 1 साल का होता है, लेकिन फिर भी मिल सकती हैं, आप पता कर सकते हैं। और मैं जल्दी इस पर भी एक वीडियो आऊँगा। तो चलिए, मैंने आपको फिर से बता दिया कि 1
मई से ये चीज़ें शुरू होंगी, 1 मई से कोर्स स्टार्ट होगा और आपने जल्दी से जल्दी आपने 300 रुपीज़ आप पेमेंट करेंगे और मैं आपको गूगल पे का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसका स्क्रीनशॉट जब आप इस नंबर पे भेजेंगे 7060424195 और उसके बाद ही आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ग्रुप में आपको जरूर ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ से अगर आपका मैसेज सीन होगा आप बार बार इरिटेट ना करें कि सर हमारा नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षण विधियाँ व शिक्षण युक्तियाँ किस वर्ग में आती हैं। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर आपने वीडियो ढंग से सुनी होगी तो मैंने बीच में इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है। आप मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ए बी या सी में से इसका आंसर क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही 10 शेयर का टारगेट पूरा होगा, ऐसे ही मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन और लेके आऊँगा। कोशिश करूँगा कि वो पूरे हों। मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई दी, कोर्स के बारे में बता दिया। केवल 1 महीने की फ़ीस है आपकी 300 रुपीज़ और लर्नर्स 30 नंबर के लिए अगर आप एक दिन का 10 रुपया भी दे रहे हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा अमाउंट है। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि चीज़ें और बेटर क्या हो सकती थी। थैंक यू लर्नर्स।